नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और खास प्रोग्राम में हमारा यूपी ओवैसी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर सजने लगी है और 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कई दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के पोस्ट में ये कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में AIMIM के 100 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे और इनकी सूची भी तैयार होने लगी है। जिसके बाद ओवैसी ने लिखा कि पार्टी में उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। हम ओम प्रकाश राजभर साहब की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है और हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले AIMIM के बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबरें भी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को सुबह की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अटकलों को भी विराम यहां पर लगा दिया गया है। यूपी में ओवैसी की एंट्री के बाद सियासी हलके में सवाल उठने लगे हैं। आखिर ओवैसी की पार्टी यूपी में किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये सवाल भी लाजमी है, क्योंकि यूपी में एकजुट मुस्लिम और सपा और बसपा को सत्ता दिलाता आया है और फिर सभी मुसलमान यादव के MY और समीकरण से सपा और सभी मुस्लिम दलित ब्राह्मण के फॉर्मूले पर बसपा की सरकार बनी। ओवैसी की एंट्री के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सचमुच AIMIM बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, जो कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यूपी का मुसलमान ओवैसी को जगह दे पाए। ऐसे में तमाम सवालों का जवाब हम इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर सजने वाली है, जिसमें 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और कई दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के पोस्ट में यह कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में AIMIM के 100 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे और इसकी सूची भी तैयार होने लगी है। तो वैसे ने लिखा कि पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे सीधा सवाल आपसे कि कितना फायदा होने वाला है भाजपा को अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं। राघवेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लिखा था कि उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले AIMIM के बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबरें थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो चलिए, सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं शशांक यादव। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर AIMIM के साथ जो ओवैसी की पार्टी है वो यहाँ पर आ जाती है तो बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान होगा? शोर हो रहा है यहाँ पे। हमारी आवाज पहुंच रही है शशांक जी आप तक? हाँ जी, हाँ, अब आइए। अगर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा शोर हो रहा था। जी, आवाज आई? ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे ओवैसी की पार्टी अगर मैदान में उतरती है तो कितना नुकसान होगा सपा को? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा ही, क्योंकि एक तरफ अगर जो भागीदारी मोर्चा के संयोजक हैं राजभर साहब, उन्होंने तो ऐलान किया था कि हमने मोर्चा इसलिए बनाया कि भाजपा को रोका जाए, और ओवैसी साहब ने सीधे सीधे कहा कि हम 100 सीटों पर लड़ाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि
ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये तो भागीदारी मोर्चा के जो संयोजक राजभर साहब है उनकी तरफ से आता तो एक बार को कुछ अथॉरिटेटिव मान लिया जाता था। मुझे तो ये सिर्फ इतना लग रहा है कि ओवैसी साहब का ये जो बयान है ये अपनी एक न्यूज मेकिंग एक प्रोसेस है। अदरवाइज जो आप देखो कि बिहार और बंगाल के जो परिणाम आए हैं उन परिणामों में जनता ने फैसला और लोगों को चुनना सीख लिया है। तो मुझे नहीं लगता है जो भी वोटिंग उत्तर प्रदेश में होगी वो इसी बात पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन एक तरफ होगा और उनके विपक्ष में एक तगड़ा जो ध्रुवीकरण होगा उसमें कौन मजबूत है। और जिला पंचायत चुनावों ने साफ दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं, कोई दूसरा दल कहीं लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी साहब के आने से कोई बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें बिहार में भी तो उन्होंने भी 5 सीटें वहां पर जीती हैं। जी, बिहार की अगर बात करें तो 5 जी बिल्कुल 5 सीटें वहां पर जीती हैं और कई सीटों को प्रभावित भी किया है, तो इससे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ना सर। बिहार का असर बंगाल में गया ना कि बंगाल में जब लोगों ने देखा कि बिहार में वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन से मात्र 8 से 10 कमी सीटें रह गई थी विपक्ष के पास, तो मुझे नहीं लगता है बंगाल में वो गलती नहीं दोहराई लोगों ने। और वही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। तो मुझे नहीं लगता है कि अकारण कोई वोटों का बिखराव होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीद नेता AIMIM के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हाजी साहब। यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए मुस्लिम वोट्स अगर यहाँ पर आते हैं तो कितना फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई देगा। ये पहली चीज तो मैं आपकी दुरुस्त कर दूं कि मैं AIMIM के मेंबर नहीं हूं, मैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल का महामंत्री हूं। चलिए माफ कीजिएगा सर आप। हाँ ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा, आपकी डेजिग्नेशन मेरे पास से आई थी। नहीं, मैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल का महामंत्री हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं मुसलमानों की सियासी जमात का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुसलमानों की जितनी सियासी जमातें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अगर वो आपस में मुत्तहिद होकर के मात्र 100 सीटों पर लड़ती हैं और जिस भी पार्टी से समझौता करती हैं कि वो अपना वोट हमको ट्रांसफर करे तो 303 सीटों पर हम वोट अपना ट्रांसफर करेंगे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ओवैसी साहब अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनका असर बंगाल से ज्यादा बुरा होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान बेवकूफ बनने वाला नहीं है कि मुसलमानों के नाम पर सियासी पार्टियां जो है वोट कटवाएं और मुसलमानों के वोट का बिखराव करें। ज्यादा हम मुसलमानों के वोट के बिखराव को रोकने के लिए इस बात के पक्षधर हैं कि हम 100 सीटें ऐसी सिलेक्ट करें जिसमें 30% से अब मुसलमान वोटर हों। वहां पर हम उन सियासी जमातों से, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हमारा तालमेल बैठे, अगर वो हमारी 100 सीटों पर अपने लोगों का समर्थन देते हैं और अपना वोट हमें ट्रांसफर कराते हैं तो हम 303 सीटों पर उनको अपना वोट समर्थन दें और ट्रांसफर कराएं। हम ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल इस बात की पक्षधर है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र जी फिर से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर आती है तो कितना फायदा होगा बीजेपी को। की आवाज आ रही है? जी राघवेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, मेरी आ रही है आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी नफरत इस्लाम की राजनीति नहीं करती। हम लोग सर्व धर्म समभाव और सभी व्यक्तियों की राजनीति करते हैं। हमारा उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम लोग जाति धर्म पंथ की राजनीति नहीं करते। हम लोग विधानसभा चुनाव में जब चुनाव आते हैं तब चुनाव में नहीं जाते हैं। पूरे 5 साल जनता के हितों की रक्षा के लिए उनकी ईमानदारी से सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो या सांसद हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो तन मन धन से हमेशा समाज में हाजिर रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओवैसी क्या कर रहे हैं, आदमी समाजवादी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, वो क्या गठबंधन बना रहे हैं, मायावती क्या कर रही है, वो कैसा गठबंधन बना रही है। हम लोग जो है ईमानदारी से समाज सेवा करते हैं, समाज के हितों की रक्षा के लिए करते हैं। सरकार मात्र विभक्त बात होती है। हम लोगों ने जो 4.5 साल काम किया, जो 5 साल काम करेंगे, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमारे केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हम लोगों ने विकास किया है, उसकी योजनाओं को लेकर के हम लोग समाज में जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है 300 सीटों से ज्यादा हम लोग प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए? 150 से ऊपर बड़े बड़े दंगे हुए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा मुजफ्फरनगर दंगे हुए।
ठीक है राघवेंद्र जी, अगर आप सर्वधर्म समाज पार्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए 2017 में आपने कितने मुस्लिमों को टारगेट यहाँ पर किया था, कितने मुस्लिमों का वोट जो है वो यहाँ पर लिया था? जी आवाज आपकी अंशुल जी क्या पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या सही से? आवाज आ रही है, आप बताएं, प्रश्न नहीं समझ पाए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पार्टी की बात कर रहे हैं, 2017 की अगर बात करें तो कितने मुस्लिम जो थे उनको आपने टिकट दिया है आपकी पार्टी ने? देखिए अंशुल जी, हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, उचित प्रत्याशी उसी जगह में लड़ाते हैं। जो व्यक्ति समाज में उचित सीट पर प्रत्याशी काम करता है उसको हम लोग चयन करते हैं। हम लोग जाति धर्म की बिल्कुल राजनीति नहीं करते हैं, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो। हम लोग समाज में जो बेहतर प्रत्याशी होता है उसको उतारते हैं। हमारे दरवाजे अंशुल जी सबके लिए खुले हैं। मायावती चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे किसी तरह का कार्यकर्ता आए, हमारी विचारधारा को स्वीकार करे, हमारे एजेंडे पर काम करे, हमारा दरवाजा खुलेंगे। लेकिन अगर जो राष्ट्रवाद के विषय से हटता है, जो हमारे उद्देश्यों से भटकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारा उद्देश्य है समाज सेवा का, उससे वंचित होता है, उससे हटने का प्रयास करता है, तो हम लोगों को कठिनाई होती है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले वर्ष के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें दृढ़ संकल्पित है और बेहतर प्रत्याशी देंगे। उसको जात धर्म लिंग पे हम लोग किसी प्रकार से कोई इस प्रकार। ठीक है हाजी मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, सर्वधर्म की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी जो यहाँ पर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे उसमें? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को भी यहाँ पर टिकट जो है वो एक हिसाब से दिया जाएगा। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, ये बात कहने की राजभर जी अपने मुंह से चाहे जितनी बार रिपीट करें, वरना राजभरों के नेता हैं ये, समझे आप। और ये जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सियासत जात पर, धर्म पर, क्षेत्र पर आधारित राजनीति चल रही है कि ढोल पीटे जाते हैं कि नहीं साहब हम सर्व समाज के लिए हैं और फलाने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा कि मुसलमानों का वोट बिल्कुल उस पार्टी को जाए जो पार्टी मुसलमानों को समर्थन दे। पहले मुस्लिम सियासी जमातें अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुत्तहिदा मुहाज बनाकर आती हैं तो हम उलमा इकराम उनकी भरपूर हिमायत करेंगे और हम उनको कहेंगे कि ठीक है मुसलमान 100 सीटों पर लड़ेगा, इन 100 सीटों पर मुसलमानों को जो अपना वोट ट्रांसफर कराएगा हम उसको देंगे, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बासपा हो। हमारा खुला ये एजेंडा आएगा कि हम लोगों ने मीटिंग की थी, मीटिंग करने के बाद हमने ये तय किया हम तमाम मुस्लिम सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश में जो पहले से सियासी जमातें हैं, चाहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो, पीस पार्टी हो, राष्ट्रवादी समाज पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम मजलिस हो, दीगर और तमाम सियासी पार्टियां आएंगी, अगर इनके साथ कोई मुत्तहिदा मुहाज बनाकर वो आते हैं तो वेलकम, वरना विल गो, समझे। तो हमारा सीधा मत इसमें है कि हम उलमा इकराम चाहते हैं कि मुसलमान बावकार तरीके से राजनीति में हिंदुस्तान की हिस्सा ले और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व करे ऐवानों के अंदर। जब हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये सब की सब तमाशा देखते हैं। अभी मुसलमानों के साथ मॉब लॉन्चिंग के मामले में किस सियासी जमात ने निकल करके प्रदर्शन किए? कुछ समाजवादी पार्टी के आजम खान को उठा करके जेल में फर्जी मुकदमात में फंसाया गया। समाजवादी ने कितने आंदोलन चलाए। तो ये हमने देख लिया कि हमारे साथ जब कोई अन्याय होता है तो सब बैठ के तमाशा देखते हैं, और जब वोट का वक्त आता है तो सारे लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमको ट्रांसफर हो जाए और हम सत्ता में किसी तरह पहुंच करके लड्डू खाने लगे, समझे। इस देश से न उनको हमदर्दी है, न यहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो कोई काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो आप देखिए मॉब लॉन्चिंग के जरिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के इस शहर कानपुर के अंदर छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे करके बड़े बड़े मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा है। लूडो खेलने का झगड़ा होता है और उसको जो है लड़की खेलने का बनाकर कर दिया जाता है। मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं जी। चलिए ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं। शशांक जी, सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए कि मुस्लिमों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है और कितने आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर सीधे सीधे। मुस्लिमों का वोट तो लेती है लेकिन साथ नहीं देती है, साफ आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है जी। जो अभी हमारे उलमा काउंसिल के साहब बोल रहे हैं वो आरोप नहीं है, वो दर्द है उनका, वो एक हकीकत है कि साहब वो कह रहे हैं कि आजम साहब के मैटर को अब विधान परिषद हो, विधानसभा हो, हर जगह ब्लॉकेड हुए। हम लोग के जो धरना प्रदर्शन उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही उसकी चीज की कमान संभाली।
हम उन आरोपों की सफाई के लिए नहीं बैठे, ये हमारा जमीर और हम जानते हैं कि हमने कितने हम ईमानदारी से लगे हुए हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि सियासत जो आने वाली सियासत में चुनाव में हमेशा आर्थिक और सामाजिक मुद्दे दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके आधार पर जनता वोट देने का मन बनाती है। यहाँ पर चाहे सीए एनआरसी वाले विवाद के समय में अल्पसंख्यकों के साथ जो मुकदमेबाजी और सारे फर्जी मुकदमे हुए, पार्टी के भी हमारे तमाम लोग कम से कम 100-125 से ऊपर एफआईआर समाजवादी पार्टी के वर्कर से हुई, जो हम लोगों ने विरोध किया था सीए एनआरसी का, उसके आधार पर। और इसके साथ ही जो बीच की जो महामारी, बेरोजगारी और इलाज की जो नौबत आई है, आज की तारीख में वो मुद्दे भी रेलेवेंट उसी हिसाब से हो गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो एक माहौल एक निजाम के खिलाफ बना है, और निजाम जो उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, उस माहौल में वो उतनी बात तो वो सही कहते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिकली उन्होंने अपने समाज के लिए कहा कि 100 सीटों की तो भागीदारी स्वाभाविक है कि जिस आप चेतक जी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि जनता का विवेक बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, और अब वो आसानी से, ये सही बात है, वो धर्म और जाति के नाम पर बहकने वाली नहीं है। आर्थिक मुद्दे, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे अब ये ऊपर आएंगे, और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पॉलिटिकल जो है वो मूव करेगी और पॉलिटिकली वोटिंग करेगी, जिसमें मुझे नहीं लगता है कोई धोखा होगा। बिल्कुल, चलिए अब रुक करेंगे हम बीजेपी राघवेंद्र सिंह से आप जानना चाहेंगे। चच्चर की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का कितना पालन उन्होंने अपने बरसरे इख्तियार में कराया? 2005 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इनकी सत्ता बरकरार रही, इन्होंने कितना उसको फॉलो किया? मुसलमानों के क्षेत्रों का कितना डेवलप किया? तालीम में क्या डेवलपमेंट किया मुसलमानों की? आर्थिक दिशा में क्या किया? ये सब कहने की बातें हैं, बहलावे की बातें हैं। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, अगर मुसलमानों की जमातें मुत्तहिद होकर के आती हैं तो जो पार्टी उससे गठजोड़ करेगी हम उसको वोट की बात करेंगे, वरना नहीं तो हम तो मुसलमानों से जर्नल अपील करेंगे कि बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। जिसको सत्ता की लालच हो वो जाके करे। हमारे साथ तो जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, हम उसको झेल रहे हैं। हमें नौकरियों में कितने % हमारा रिजर्वेशन हुआ, हम कहाँ पर खड़े हैं। उर्दू अध्यापकों की जहाँ तक भर्ती की बात थी, आज उर्दू अध्यापकों में 30 से 40% जो है गैर मुस्लिमों को वहाँ अपॉइंट कर दिया गया, फर्जी डिग्रियां दिला करके। तो ये सारे खेल हमारे नाम पर होते हैं, अल्पसंख्यकों के तरक्की के नाम पर आता है, लेकिन करने के वक्त ये लोग कुछ नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कितने मुकदमे वापस कराए? 2001 में कानपुर में एक दंगा हुआ था, यहाँ आकर के ऐलान किया था कि हम दंगे के मुकदमे वापस करेंगे। कितने मुकदमे वापस हुए? समाजवादी पार्टी के लोगों पर जो मुकदमे लगे वो तो आपने विड्रा किए, लेकिन दंगों वालों के मुकदमे नहीं विड्रा करवाए आपने। चलिए ठीक है, ठीक है शशांक जी, फिर से कई आरोप आप लोग आपके ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में कहीं ना कहीं यूज किया गया, और उसके बाद जो चीजें मुस्लिमों को मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। शशांक जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर हाजी मोहम्मद साहब का जो दर्द है वो छलका है, और लगातार उन्होंने बात भी यहाँ पर कही है, मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में लगातार देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुस्लिम जो है वो 20% की आबादी लगभग मुस्लिम वोटर्स की है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? और जो हाजी साहब ने अभी तक यहाँ पर कहा, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश और प्रदेश में हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखा गया है। मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हाथ मुसलमानों का है, ठीक है, जाहिर बात है देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है। सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है मुस्लिम वोट के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं आजमगढ़, आतंकवादियों से मिलते हैं जाके, ये क्या दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बम विस्फोट होते हैं, आतंकवादियों द्वारा जो बम विस्फोट कराए जाते हैं, उन आतंकवादियों को छुड़वाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में 150 के अधिक दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपके भूमाफिया जो समाजवादी पार्टी के इसमें जो अरबों की संपत्ति खुलेआम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आमंत्रित कर देते हैं, अरबों की संपत्ति कब्जा कर लेते हैं, जिसे हमारी सरकार बहुत मुश्किल से छुड़ाती है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अपराधी होता है जिसके लिए एक जेल में पक्का ताला बनाया जाता है। चलिए ठीक है, आप पर भी तो आरोप है ना, आप पर भी तो आरोप है कि आप भी मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं सर्व समाज के लिए हैं। हमारे जो जितने भी किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपए की है, उसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया। जितनी साझेदारी हिंदुओं की हुई उतनी मुसलमानों की रही। हमारे साथ नहीं होने दीजिए। चलिए ठीक है, हाजी साहब कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाजी साहब बोलिए। हाजी साहब पूरी बात हो जाने दीजिए। हम लोग ईमानदारी में सब समाज की बात करते हैं, बड़े ईमानदार हैं, आप ये बताइए। हम लोग समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम नहीं करते। चलिए ठीक है ना, राघवन जी सुन तो लीजिए। ठीक है राघवन जी, ठीक है, आप सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमने सपा को लेकर उन्होंने कुछ भी कहा। कि गुरु गोलवलकर के बारे में आपकी क्या राय है? गुरु गोलवलकर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने समाज के हितों के लिए काम किया। आप क्या गुरु गोलवलकर के बारे में क्या बात करते हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप अपने जिस विषय पर चर्चा है उस विषय पर चर्चा करिए। आज डिबेट के विषय में आप रहा लीजिए, बेमतलब उल्टी सीधी बातें मत किया करिए। आप लोग क्या निशाना बनाना है? क्या बोल सकते हैं? क्या जानते हैं आप उनके विषय में? सम्मान के नाम लिया करिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस विषय में डिबेट है उस पर आ करिए। आप जिस विषय में डिबेट है उस पर आ करिए, फालतू की बात मत किया करिए। चलिए ठीक है राघवन जी, ठीक है राघवन जी, आराम से बात कीजिए, आराम से आप भी जवाब दीजिए जो वो पूछ रहे हैं। पंजाब खाड़ में उन्होंने लिखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस विषय में आप चर्चा करिए। क्या ऐसा बोलने लगते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में क्या जानते हैं? आरोप लगाइए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप निंदा करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है राघवन जी, ठीक है राघवन जी। हाजी साहब, उन्होंने नफरत की शिक्षा दी। हाजी साहब आप भी रुक जाइए। चलिए आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर कही थी और जो भी कहा था, चलिए हम शशांक जी से बात कर लेते हैं। शशांक जी का फोन हमसे कट हो गया था। शशांक जी आपसे जवाब देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आरोप लगातार लग रहे थे, आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा यूज जो किया है वो। कान में चली जाए एक बात हमारी राजभर जी के कान में चली जाए, जरा उस पर वो अपनी सफाई दे दे। आखिर पंचायत थाल में जो इनके गुरु गोलवलकर और सावरकर के जो कथन लिखे हुए हैं कि मुसलमान चोर डाकू हमलावर है, इनको हिंदुओं के समान जो अधिकार दिया गया, इससे मुझे भारत का संविधान स्वीकार नहीं है, ये पंचायत थाल में लिखा हुआ है। तो ये इनके वो आइडियल है। तो ये इस तरह की पहले इस तरह की संगठनों का संगठनों से दूर हो है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इस देश के नागरिक हैं, इनको समान अधिकार मिलने और सबको समान अधिकार अगर संविधान में दिए हैं, बाबा साहब ने की निगरानी में जो बना है, तो उन अधिकारों की रक्षा की बात करें। ये अपना आइडियल मानेंगे मुसलमानों के दुश्मन को जो मॉब लॉन्चिंग करेंगे, किसी एक को सजा दिलाई हो। ठीक है ना हाजी साहब, अब आपने सवाल यहाँ पर कर दिए, जवाब ले लेते ना, दोनों पार्टियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी लीजिए जवाब। अब आप ही बीच में बोलेंगे तो फिर ना तो मैं सपा से पूछ पाऊंगी ना बीजेपी से पूछ पाऊंगी। बात कहनी थी कह दी जी। शशांक यादव जी क्या कहेंगे आप? मैं तो कुछ बात भी नहीं सुन पाया, असल बीच में कनेक्ट हो गया था। क्या मतलब किस सिलसिले में आप पूछना चाह रहे हैं? यहाँ पर बात की जा रही है मुसलमान को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखा गया है। 20% की आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान की है और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा आरोप जो है वो हाजी साहब ने लगाया है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं उस पर एक तो कह दूंगा, एक पूरे नेशनल मीडिया ने चलाया था, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर है साक्षी महाराज जी, और बिहार के चुनाव के बाद बाकायदा उनकी बाइट चली थी कि हम ओवैसी साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बीसी उस पर चला। तो वोट बैंक की नजर से कौन देख रहा है? वोट बैंक की नजर से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले आपसे अर्ज किया था, शुरुआत में जो डिबेट करी थी, कि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये वास्तव में जाति धर्म से ऊपर उठकर आर्थिक मुद्दों पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, संविधान की सुरक्षा के ऊपर, और जो आम आदमी की जो परेशानी है, दवा पढ़ाई मुफ्ती जो हम कहते हैं, और रोजी रोटी पर ये सवाल होने जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक क्लियर कट एक ध्रुवीकरण समाज में मुझे दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग एक तरफ हैं। अब इन नाराज लोगों का किस तरीके के समीकरण बनते हैं, कैसे आते हैं, इसमें जाति धर्म क्या रोल प्ले कर रही है, तो बात की बात है। लेकिन मुझे अभी जो माहौल लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, वो सीधा सीधा एक बहुत ही डेमोक्रेटिक माहौल दिखाई दे रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और दूसरी तरफ उसके खिलाफ लोग हैं। चलिए ठीक है राघवन जी, आपसे अंतिम सवाल, इस पूरे समीकरण को लेकर जितने भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगे हैं, बीजेपी पर साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहा है।
समाजवादी पार्टी से एक सवाल है मेरा जी। कि समाजवादी पार्टी ये बताया कि उसने राजेंद्र सिंह खट्टर की सिफारिशात को उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में कितने % लागू किया? राजेंद्र सिंह सच्चर साहब की रिपोर्ट का आपको टाइमिंग भी अच्छी तरह याद होगी, और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी ने था, उसी रिपोर्ट का वो लेते हुए हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक के जो ठेका पट्टा था उसके अंदर मराठी को इंश्योर किया था। उसी के आधार पर हमने स्कॉलरशिप को इंश्योर किया था लेडीज को, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, और इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोसेस में था, और हमने उसको माना कि सच्चर कमेटी को लागू होना चाहिए। हमने उसको इन टोटो माना था कि जो भी जैसे जैसे हमारे पास नौकरियों में कितने यादव भर्ती किए गए, कितने मुसलमान, जरा इसका भी विवरण भी पेश कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये अगर बातें यहाँ पर करेंगे सर, ये तो बहुत आगे तक खिंच जाएगी बात। यहाँ पर हम कुछ और करने के लिए बैठे थे। चलिए मुसलमानों के फर्जी मसीहा बनकर मुसलमानों को चीट करने वालों ठीक है हाजी साहब, समय की बहुत कमी है, इस बात को यहीं पर हमें समाप्त करना होगा, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर सजने लगी है, और उसको लेकर किस तरह की बहस यहाँ पर देखी गई वो भी हमने आपको बताई है। 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल यानी AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का यहाँ पर ऐलान किया है, और कई दलों की जो धड़कनें हैं वो यहाँ पर बढ़ा दी है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर किस तरह से रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।